हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 42वां और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 41 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई इंडिया। अगला दिन। मोक्ष इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने एक बार इवांशी को देखा जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। इवांशी के पास पहुंचते ही मोक्ष उसके पास बैठा और झुककर उसके कान में बोला, गुड मॉर्निंग जाना। इवांशी करवट बदलते हुए बोली, मॉर्निंग। अब मुझे सोने दो, तुम जा रहे हो ना जाओ। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, और अगर मैं तुम्हें उठाए कर जाऊं तो। ये सुनते ही इवांशी ने अपनी आंखें खोली और वो नींद भरी आंखों से उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, तुमने पूरी रात मुझे जगा कर रखा और अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जगा कर जाऊं। तो ऐसा नहीं होगा, ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं करूंगी एलिगेटर। बोलकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। मोक्ष उसे बिठाते हुए बोला, गेट अप, जाना और नहीं सोना तुम्हें। इवांशी चिल्लाकर बोली, क्या है, तुम जाओ ना, तुम्हें जाना है तो। तुम उठ गए हो तो मुझे क्यों उठा रहे हो। मोक्ष अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, मेरी मर्जी, मेरी बीवी, तुम्हें क्या तकलीफ है। इवांशी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बीवी का नाम इवांशी माथुर है और वो मैं हूँ। दिख रही हूँ मैं तुम्हें और तुम मुझे उठा रहे हो तो मुझे तकलीफ है, सोने दो ना, नींद आ रही है। बोलकर वो जैसी वापस लेटने को हुई तभी मोक्ष ने एकदम से आंख ऑफ कर दिया। इवांशी ने एक गहरी सांस ली और वो बहुत गुस्से में मोक्ष को घूरने लगी। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था या तो वो गुस्से में फटेगी या तो बहुत जोर से रो देगी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, वॉट, अब तो उतना ही पड़ेगा। इवांशी ने एकदम से एक तकिया उठाकर सीधे मोक्ष की तरफ फेंका, पर मोक्ष हल्का सा साइड हो गया और वो तकिया सीधे दूसरे तरफ जाकर गिर गई। इवांशी उसे घूरते हुए बोली, गंदा एलिगेटर। बोलकर वो गुस्से में वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया और वो तुरंत नीचे गया। मोक्ष जैसे नीचे पहुंचा तभी देवांश तेज आवाज में बोले, मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष के कदम रुक गए और उसकी नज़र देवांश की तरफ चली गई जो कि इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बदले हुए थे। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, क्या बात है डैड। लेट मी गेस, मेरी जाना ने अपना मुंह खोल दिया आपके सामने। देवांश उसे देखकर बोले, ये चीज तुम भी तो बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताई। आई वॉन्ट टू मीट माई सिस्टर। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, आज वो घर वापस आएंगी तब मिल लेना आप अपनी बहन से। आई डिसाइड कि उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी। देवांश खड़े होकर मोक्ष के पास गए और उसे देखते हुए बोले, उसे तुम्हारी जरूरत भी होगी उसके बेटे की। तभी अंजलि जी वहां पर आकर बोली, देवांश इज राइट मोक्ष। तुम नम्रता को यहाँ पर लाने की बात कर रहे हो, हमारे लिए, उसकी खुद के लिए, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है, अपने बेटे की। और मोक्ष बीच में बोला, मुझे पता है उन्हें मेरी जरूरत है और मैं उन्हें इग्नोर नहीं करने वाला। मेरी माँ है, वो मुझे पता है, मॉम अच्छे से पता है। बोलकर उसने एक नज़र देवांश को देखा और तुरंत वहां से निकल गया। अंजलि जी देवांश को देखते हुए बोली, डोंट वरी, उसने कहा है ना तो वो सही कह रहा है, मोक्ष पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो यार। देवांश उसे देखकर बोला, ट्रस्ट है अंजलि, मुझे बस ये जानना है कि आखिर उस उदय ने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है। अंजलि जी उसका हाथ पकड़कर बोली, डोंट वरी, एक बार नम्रता आ जाए फिर जितने सवाल जवाब होंगे सब कर लेना। इधर मोक्ष अपनी एक मीटिंग खत्म करके सीधे हॉस्पिटल गया। इस वक्त हॉस्पिटल में नम्रता के पास कोई था नहीं। उसने इवांशी को वहां जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इवांशी ज्यादा हॉस्पिटल वाली चीजों में इन्वॉल्व रहे। मोक्ष सीधे नम्रता के वार्ड में गया और उसकी नज़र नम्रता की तरफ चली गई जो कि इस वक्त नर्स के हाथ से खाना खा रही थी। मोक्ष तेज आवाज में बोला, आप खुद खाना खा सकती है ना। ये सुनते ही नम्रता की नजरें मोक्ष की तरफ चली गई। वो कुछ पल रुककर बोली, क्या। मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आप खुद खाना खा सकती है ना, आपके दोनों हाथ है तो फिर नर्स को आपको खिलाना क्यों पड़ रहे हैं।
नस मोक्ष को देखकर बोली, मिस्टर मलिक उन्हें अभी। मोक्ष बीच में बोला, आई एम टॉकिंग टू माई मदर, जस्ट शट अप। उसके इतना कहते नस बिल्कुल चुप हो गई। मोक्ष ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। वो तुरंत वहां से चली गई। मोक्ष अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, आपके हाथ है ना, अपने हाथों से खाना खाए, समझ रही है। नम्रता धीरे से बोली, ओके। ये बोलकर उसने चम्मच अपने हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे अपने हाथ से खाना खाने लगी। मोक्ष चुपचाप उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद नम्रता मोक्ष को देखकर बोली, हो गया। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, खाना खाने के बाद हैंड वॉश भी करते हैं राइट? खड़ी हुई, वॉशरूम जाइए, हैंड वॉश करिए और अपना चेहरा भी साफ करिए। नम्रता ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो धीरे से बेड से खड़ी हुई और धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी मोक्ष तेज आवाज में बोला, नजर ऊपर, चेहरा बिल्कुल सीधे, पीठ सीधी। ये सुनते ही नम्रता ने तुरंत अपना पोस्चर सही किया। उसने एक बार मोक्ष की तरफ देखा और फिर वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद नम्रता बाहर आई, तभी उसकी नज़र बेड पर रखे हुए कपड़ों की तरफ गई। वो धीरे से बोली, ये क्या है? मोक्ष उसे देखकर बोला, कपड़े कहते हैं इस, आई थिंक आप काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। आज की दुनिया में क्या चल रहा है आप ही अच्छे से समझना भी लगी है। चेंज करिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। नम्रता हैरानी से बोली, जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ पर। मोक्ष बीच में बोला, गंदी जगह पर नहीं लेकर जाऊंगा मैं आपको, सुन लिया। अपने कपड़े चेंज करिए, जल्दी चालिए। ये बोलकर उसने नम्रता के हाथ में कपड़े रखे और उसे वापस वॉशरूम में जाने का इशारा किया। नम्रता लाचारी से वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। नम्रता के बाहर आते ही मोक्ष उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसने सीधे नम्रता को सैंडल पहनाए और फिर खड़ा होकर बोला, यू आर नम्रता मलिक, एक स्ट्रांग वुमेन जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती राइट? तो नजरें वापस से झुके ना, इस बात का ध्यान रहे। ये सुनते नम्रता की आंखें नम हो गई, शायद कुछ याद आ गया था उसे। तभी मोक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, याद रहे नम्रता मलिक इस वक्त अपने बेटे मोक्ष मलिक के साथ है, और अगर नम्रता मलिक की नज़रें झुकी तो फिर मोक्ष मलिक की नज़र भी खुद ब खुद झुक जाएंगी। नम्रता बिना एक पल गवाए बोली, मैं नहीं झुकाऊंगी नज़र। ये सुनते मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वो नम्रता को लेकर वहां से निकल गया। मलिक हाउस। इवांशी इस वक्त अंजलि जी के साथ नीचे बैठी हुई थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मॉम पता नहीं नम्रता आंटी कैसी होगी, मुझे उनकी टेंशन हो रही है। मोक्ष ने कहा है वो उन्हें लेकर आएगा, लेकिन पूरे दिन उनका ख्याल कौन रखेगा? अंजलि उसे देखकर बोली, जस्ट रिलैक्स। टेंशन मुझे भी है, लेकिन एक बार मोक्ष उसे लेकर आ जाए ना, फिर हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे, बहुत मिस किया मैंने उसे। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, समझ सकती हूँ मैं। और वो अभी बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने गई और सामने देखी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गेट पर मोक्ष नम्रता को लेकर खड़ा था। नम्रता की नज़र चुपचाप इधर उधर घूम रही थी। ये घर जाना पहचाना था उसके लिए, मलिक हाउस उसका घर था। वो नम्रता की नज़रें जैसे सामने की तरफ गई, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। इधर अंजलि जी धीरे से खड़ी हुई, वो चुपचाप नम्रता को देख रही थी। कितनी बदल गई थी उसकी दोस्त नम्रता मलिक। अंजलि धीरे से बोली, नम्रता। इतना बोलकर वो सीधे नम्रता की तरफ बढ़ गई। इधर नम्रता से और कंट्रोल नहीं हुआ, वो और जोर जोर से रोने लगी। अंजलि सीधे नम्रता को गले लगाकर बोली, बस बिल्कुल शांत, हम सब है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? नम्रता रिलैक्स यार प्लीज। नम्रता का रोना शांत नहीं हो रहा था। उधर मोक्ष चुपचाप नम्रता को देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि ये सारी चीज नम्रता से बाहर आना जरूरी था, जो उसके अंदर भरा पड़ा था। तभी एवांशी की नज़र देवांश पर गई, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़े थे और वो चुपचाप नम्रता को देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी, लेकिन आंखों से आंसू बहाने को तैयार नहीं थे। इवांशी देवांश के पास जाकर बोली, डैड आपकी बहन को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें हैंडल करिए, अगर वो ऐसे रोएंगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी।
देवांशी धीरे से बोले, तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी। ये बोलकर वो सीधे नम्रता की तरफ बढ़ गए। इधर नम्रता की नज़र रोते हुए देवांश की तरफ गई और उसका रोना और तेज हो चुका था। वो एकदम से अंजलि से अलग होकर बोली, क्यों नहीं आए तुम दोनों? मैंने मोक्ष को तुम्हारे पास भेजा, उसके बाद तुमने मेरे बारे में पता नहीं क्यों लगाया। तुम्हें लगा मैं मर गई? तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है देव? इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि देवांश ने सीधे नम्रता को अपने सीने से लगा लिया। नम्रता रोते हुए नीचे गिरने लगी थी। देवांश उसे संभालते हुए खुद नीचे बैठ गया। नम्रता अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। इतने सालों का दर्द जो उसके अंदर था वो आज बाहर आ रहा था। नम्रता की ऐसी हालत देखकर इवांशी का भी रोने का मन कर रहा था। देवांश उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, शांत, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, पर मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि वो उदय ऐसा कुछ करेगा। ये सुनते ही नम्रता एकदम से शांत हुई और वो देवांश से अलग होकर उसे देखने लगी। देवांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोले, प्लीज। नम्रता धीरे से बोली, मोक्ष को मैंने आप लोगों के साथ भेजा था ना, आप लोगों के पास भेज दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो इंसान मुझे नहीं छोड़ेगा। भाई वो पागल है, वो सच में बहुत बड़ा पागल है। अगले दिन का तो नहीं पता, पर वो उसी रात वहां पर आ गया। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इवांशी तेज आवाज में बोली, हम अंदर अच्छे से बैठकर बात कर सकते हैं ना? ये सुनते नम्रता ने एक नज़र इवांशी को देखा और वो चुपचाप खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। इवांशी मोक्ष के पास बैठी थी और उसने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि जब उदय के बारे में पता चलेगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नम्रता धीरे से बोली, देव रात को आया था और पता है भाई उसने मेरे साथ सबसे पहले क्या किया? एक थप्पड़ जबरदस्ती की उसने। फिर जब मैं बचने की कोशिश की तो उसने मुझे सीधे सीधे बोला कि पूरी दुनिया मुझे मारा हुआ समझेगी, लेकिन वो मुझे मरने नहीं देगा। उसने मेरे सामने वो इतना बोलते ही वो रुक गई और कुछ सोचने लगी। तभी अंजलि जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर नहीं बोलना है तो। नम्रता बीच में बोली, नहीं अंजलि, बोलना है, पता चलना चाहिए ना। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। नम्रता फिर से बोली, उसने मेरी आंखों के सामने एक लड़की को जान से मारा, मेरी उम्र की थी वो शायद, और अगले दिन जब तुम्हें न्यूज़ मिली थी वो वही थी। वो मुझे बेहोश करके वहां पर ले गया जहां पर मैं इतने सालों से रही, वो गंदी सी जगह। शुरुआत में वो मुझसे मिलने आता था, तड़पता था मुझे, फिर धीरे धीरे दवाएं देनी शुरू की। एक हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ गलत दिया जा रहा है। मैंने वो दवाएं ली नहीं, बंद कर दिया था। मतलब उन्हें लगता था कि वो दे रहे, लेकिन मैं नहीं लेती थी। देवांश एकदम से खड़ा होकर बोला, उसे इंसान को छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी खुशियां उससे छीन ली, सब कुछ जान से मार दूंगा मैं उसे। अंजलि खड़ी होकर बोली, देवांश ऐसी बातें नहीं करते, कुछ भी करना है करो, लेकिन सोच समझकर अच्छे तरीके से, ताकि वो उदय राजवंशी बच भी ना पाए। इधर इवांशी चुपचाप बैठी मोक्ष को देख रही थी, जो सिर झुकाए कुछ सोच रहा था। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष। उसके इतना कहते मोक्ष ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर वो तुरंत उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही इवांशी परेशानी से बोली, ये मोक्ष डैड, प्लीज मोक्ष से बात करिए, उसे समझाए कि अभी कुछ भी नहीं करना है, जो भी करे सोच समझ कर करे प्लीज। देवांश ने एक नज़र इवांशी को देखा और वो तुरंत मोक्ष के पीछे चले गए। नम्रता कुछ पल रुककर बोली, कुछ करेगा तो नहीं ना? मैं इसे नहीं खोना चाहती, उन सारे दर्द के बदले यही तो एक अच्छी चीज़ मुझे मिली है, मैं नहीं खो सकती मेरे बच्चे को। अंजलि उसे देखकर बोली, कुछ नहीं करेगा वो, देव संभाल लेंगे उसे, ठीक है। तभी इवांशी एकदम से खड़ी होकर बोली, नम्रता आंटी, आपको पता है मैं और मोम ने आपके लिए स्पेशली बेडरूम डेकोरेट किया है, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगी। नम्रता धीरे से बोली, मोक्ष की वाइफ हो ना तुम? ये सुनते इवांशी ने सिर झुका लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि नम्रता शायद उसे मोक्ष की वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट ना करें।
तभी नम्रता खड़ी होकर बोली, रिलैक्स, तुम्हारी जिंदगी की विलन नहीं बनने वाली मैं। ये सुनते इवांशी हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वो नम्रता को लेकर तुरंत ऊपर चली गई। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। मलिक हाउस। इवांशी इस वक्त बेडरूम में सोफे पर बैठी हुई थी और वो मोक्ष का इंतजार कर रही थी, जो कि अभी तक नहीं आया था, और देवांश भी अभी तक नहीं आए थे। उन दोनों का ही कुछ अता पता नहीं था। इवांशी खुद से बोली, कहाँ रह गया ये, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे। बोलते हुए वहीं सोफे पर लेट गई। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। रात के करीब 12:30 बजे मोक्ष बेडरूम के अंदर आया। उसकी नज़र सीधे इवांशी पर गई, जो कि सोफे पर सो रही थी। वो धीरे से बोल, जाना। इतना बोलकर वो सीधे इवांशी की तरफ बढ़ गया। मोक्ष इवांशी के सामने पंजों के बल बैठा और उसे देखकर बोला, आई एम सॉरी जाना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। अपनी बात बोलकर मोक्ष ने जैसे ही इवांशी के गाल को हल्का टच किया, तभी इवांशी ने अपनी आंखें खोल ली। वो एकदम से उठकर बोली, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। डैड ने समझा दिया तुम्हें सब कुछ। अगर समझ चुके हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें समझा दूंगी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, अच्छे से समझ गया मैं सब कुछ। बोलकर वो खड़ा हो गया। तभी इवांशी खड़ी होकर बोली, मोक्ष तुमने पी रखी है। उसकी बात का मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे इग्नोर करते हुए तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तभी इवांशी उसके पास जाकर बोली, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, यू आर ड्रंक राइट? सीरियसली मोक्ष, पीने की क्या जरूरत थी? मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जाना, आई एम नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड, कल बात करते हैं, बेड पर सो जाओ, ओके, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बोलकर वो उसे साइड करके तुरंत वॉशरूम चला गया। इवांशी बिना कुछ बोले बेड पर बैठ गई और वो मोक्ष के बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष बाहर आया और वो जैसे ही बेड पर बैठा, तभी इवांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, मोक्ष सुनो। तभी मोक्ष चिल्लाकर बोला, जाना कहा ना मैंने, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, जस्ट लीव मी अलोन, एक रात के लिए तो छोड़ दो। ये सुनते इवांशी बिल्कुल चुप हो गई। मोक्ष बिना कुछ बोले बेड पर लेट गया। वहीं इवांशी अभी भी बैठी हुई उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे मोक्ष के पास गई और उसे देखते हुए बोली, नहीं छोड़ सकती। उसके इतना कहते ही मोक्ष ने अपनी आंखें खोली। वो चुपचाप इवांशी की आंखों में देखने लगा, जो उसके ऊपर झुकी हुई थी। इवांशी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। इतनी बुरी नहीं हूं मैं, समझे, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बोलकर वो खुद उसके बगल में अच्छे से लेट गई और उसने मोक्ष को अपने पास खींचा। मोक्ष खुद भी खुद उसके पास चला गया था। मोक्ष का सर इवांशी के सीने पर रखा हुआ था। वही इवांशी धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। मोक्ष ने इवांशी पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसने अपना चेहरा पूरी तरीके से उसकी क्लीवेज में छुपा लिया। अगला दिन इवांशी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी नज़र मोक्ष पर गई, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ उसे देख रहा था। इवांशी एकदम से मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। मोक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, आई एम सॉरी, कल रात में तुम पर चिल्लाया ना। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, इसके बदले तुम, आई मीन सॉरी, बोलने के बदले तुम मुझे कुछ अच्छा खाने को दे दो तो वो चलेगा, वो बाद की बात है, अब तुम ठीक हो? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, बिल्कुल ठीक हूँ जाना। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष तुम सच में ठीक हो ना? आई थिंक तुम्हें नम्रता आंटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, टाइम स्पेंड जाना, वो मेरी माँ है, आई नो मुझे उनके साथ वक्त बिताना है और मैं बिताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उदय राजवंश का सारा किस्सा खत्म करना है मुझे। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, और वो कैसे, मतलब क्या करोगे तुम? मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी बहुत कुछ। बोलकर उसने इवांशी के फोरहेड पर किस किया और फिर उठकर तुरंत बाहर चला गया। इवांशी धीरे से बोली, उदय राजवंश उल्टी गिनती शुरू, मेरा पति तुम्हें तो नहीं छोड़ेगा। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर तुरंत वॉशरूम चली गई। वही उदय इस वक्त अपने कमरे में
था और वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उदय चिल्लाकर बोला, ऐसे कैसे, वो नंबर था, वहां से बचकर निकल गई, तुम सब लोग पागल हो, कहाँ है वो कुछ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर राजवंश, मुझे लगता है कि आपके बेटे को शायद पता चल चुका था और वही नम्रता मलिक को वहां से ले गया। ये सुनते ही उदय ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वो धीरे से बोला, अगर मोक्ष के पास नम्रता है तो फिर कहानी अपने अंत पर आ चुकी है। नम्रता मलिक, तुम बेशक अपने बेटे के पास पहुंच चुकी, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को शांति से नहीं जीने दूंगा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बीवी। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। बोलते हुए उदय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नम्रता इवांशी को देखते हुए बोली, इवांशी वैसे तुम क्या करती हो। इवांशी मुस्कुराकर बोली, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी आंटी। नम्रता एक्साइटमेंट से बोली, रियली, तब तो कितना मजा आता होगा ना, एक बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अंजलि ने सीधे इवांशी के सामने खाने की प्लेट रखी और उसे देखकर बोली, जल्दी से खाना फिनिश करो, बिना किसी बकवास के। बोलकर वो सीधे देवांश के बगल में बैठ गई। इवांशी मुंह बनाते हुए बोली, एक दिन तो छोड़ देती, ये सारे मतलब इतना ज्यादा नहीं खाना मुझे, प्लीज। अंजलि कुछ पल रुककर बोली, इवांशी खाना पड़ेगा, डॉक्टर दिशा से मैंने पर्सनली बात की, उन्होंने मुझे बोला कि तुम रिकवर कर रही हो तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए, इसलिए नो बकवास। इवांशी ने एक बार मोक्ष को देखा। तभी मोक्ष उससे बोला, व्हाट, चुपचाप खाओ। ये सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो गई और वो चुपचाप खाने लगी। तभी नम्रता बोली, क्या हुआ है, डॉक्टर से क्यों बात करनी पड़ रही है। उसका सवाल सुन अंजलि ने एक बार नम्रता को देखा और फिर वापस मोक्ष को। मोक्ष नम्रता को देखते हुए बोला, मेरी जाना थोड़ी बीमार है बस। नम्रता जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी मोक्ष उठकर वहां से चला गया। इवांशी चुपचाप बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो जानती थी कि मोक्ष किसी के सामने भी ये स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकता था कि उसे ब्लड कैंसर था। ये बात वो अपने मुंह से निकालने को भी तैयार नहीं था। इवांशी नम्रता को देखकर बोली, आंटी ब्लड कैंसर। नम्रता धीरे से बोली, क्या। इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, आई एम अ ब्लड कैंसर पेशेंट। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही नम्रता हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोली, क्यों, मतलब कैसे। अंजलि देव, तुम तो, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। देवांश कुछ पल रुककर बोला, कैसे बताता, अभी तो तुम आई हो, तुम खुद को नॉर्मल कर रही हो और मैं तुम्हें स्ट्रेस दे दूं। कोई बात नहीं नम्रता, इवांशी ठीक हो जाएगी, वो रिकवर कर रही है। नम्रता कुछ पल रुककर बोली, मुझे एक बार मोक्ष से बात करनी है। इवांशी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके बच्चा। बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। नम्रता जैसे ही बाहर आई उसकी नज़रें मोक्ष की तरफ चली गई जो कि सामने आसमान की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। आज मौसम बहुत अच्छा था, बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। नम्रता मोक्ष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर दिल में दर्द हो रहा है तो फिर जुबान पर भी वो बात आ सकती है। मोक्ष उसकी तरफ मुड़कर बोला, पर मुझे नहीं लाना, आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप अंदर जाओ, आपको आराम की जरूरत है। नम्रता धीरे से बोली, बस आप, इसके अलावा क्या तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे मुंह से क्या सुनना चाहती हूँ। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, आई थिंक आपको अंदर जाना चाहिए, अगर आपको नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी नम्रता धीरे से बोली, प्लीज, सब कुछ तो खो बैठी थी मैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कभी कुछ ठीक होगा। वापस अपने घर में आई हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, तो फिर उसके मुंह से माँ शब्द क्यों नहीं सुन सकती मैं। जस्ट वॉन्ट टू लिसन मॉम। नम्रता के इतने कहते ही मोक्ष ने एकदम से मुड़कर उसे देखा। नम्रता इस वक्त बेहद लाचारी से मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष धीरे से बोला, मॉम। उसके इतना कहते नम्रता जोर जोर से रोने लगी, इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती। मोक्ष ने एकदम से आगे बढ़कर नम्रता को संभाल लिया। नम्रता उसके सीने से लग चुकी थी। वो रोते हुए बोली, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई ना, आई एम रियली रियली सॉरी।
मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, मॉम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, आप बैठो यहाँ पर। बोलकर उसने नम्रता को वही बेंच पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। नम्रता अचानक से बोली, इवांशी, बहुत प्यार करते हो ना उसे? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा, अपने वजूद से भी ज्यादा। बोलते हुए वो कहीं खोया हुआ था। नम्रता उसका हाथ पकड़कर बोली, ठीक हो जाएगी वो, प्यार है ना, उसे संभाल लेगा तुम्हारा प्यार, उसके विल पावर। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, आई नो, वो संभल जाएगी मॉम, वो ठीक हो जाएगी, फिलहाल मुझे आपके बारे में सोचना है। नम्रता धीरे से बोली, मतलब? मोक्ष खड़ा होकर बोला, उदय राजवंश, आई विल नॉट लीव हिम, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी भी कीमत पर। नम्रता कुछ पल रुककर बोली, छोड़ना मैं भी नहीं चाहती, उसे खुद अपने हाथों से खत्म करना चाहती हूँ मैं। उसकी बात का मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तुरंत वहां से चला गया। नम्रता वहीं बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो अचानक से बोली, उदय राजवंश, मेरे बेटे के लिए एक वक्त पर मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था, आज मेरा वही बेटा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा और मैं तुम्हारी जान लूंगी। इतने सालों से जो तुमने मेरे साथ किया है उन सब का हिसाब होगा। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात को इवांशी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जहां पर सभी लोग आए हुए थे। इस वक्त वो एक कोने में जिया के साथ खड़ी थी। जिया इवांशी को देखकर बोली, वैसे एक बात बताओ। इवांशी उसे देखकर बोली, हाँ बोलो। जिया कुछ सोचते हुए बोली, बॉक्सिंग देखने चले। इवांशी एक्साइटमेंट से बोली, रियली? चलो, पर छुपते छुपते मोक्ष को पता चल गया तो फिर वो बोलेगा। जिया मुस्कुराकर बोली, उसे नहीं पता चलेगा, हम ऐसे ही चलेंगे। बोलकर उसने इवांशी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गई। इधर मोक्ष, जो कि अपने फोन पर बिजी था, उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और जब उसे इवांशी कहीं नहीं देखी तो उसने सीधे जिया को कॉल लगा दिया। जिया अपना फोन देखकर बोली, ये मोक्ष मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इवांशी धीरे से बोली, आई थिंक उसे पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे ये भी पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिया कुछ पल रुककर बोली, कॉल उठाना पड़ेगा। बोलकर उसने कॉल पिक कर लिया। उसके कॉल पिक करते ही मोक्ष बोला, चुपचाप से घर वापस आओ, बिना किसी ड्रामे के। तुम दोनों को ये लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? स्टूपिड लड़कियां, जल्दी वापस आओ। जिया धीरे से बोली, थोड़ी देर। मोक्ष बीच में बोला, मुझे नहीं सुनना, ना कोई थोड़ी देर होगी, ना कुछ भी, वापस आओ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। जिया इस वक्त इवांशी के साथ ऑलरेडी मेन रोड के पास आ चुकी थी और यहाँ पर उनकी गाड़ी अचानक खराब भी हो चुकी थी। जिया अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, इवांशी, आई थिंक वापस जाना चाहिए, ऑलरेडी गाड़ी खराब हो चुकी है, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले। और बोलते हुए वो जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इवांशी वहां पर थी ही नहीं। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त, मलिक हाउस। सभी लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। नम्रता इस वक्त मोक्ष के साथ खड़ी थी। उसने मोक्ष के कंधे पर अपना कर रखा हुआ था और वो आराम से सबको सामने एंजॉय करते हुए देख रही थी। नम्रता धीरे से बोली, ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां वापस मिल चुकी है। मोक्ष उसके सिर पर किस करके बोला, आपको बिल्कुल सही लग रहा है मॉम। ये सुनते ही नम्रता एकदम से मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र सीधे सामने जिया की तरफ चली गई, जो कि गेट पर खड़ी थी और आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देख रही थी। नम्रता तेज आवाज में बोली, जिया। ये सुनते सबकी नज़र जिया की तरफ चली गई। अंजलि जी ने जल्दी से म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। रोहन जिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? ऐसी शक की बना रखी है, रो रही थी तुम क्यों? जिया धीरे से बोली, रोहन, वो इवांशी। इतना बोलता वो रुक गई और जोर जोर से रोने लगी। वही मोक्ष ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। रोहन तेज आवाज में बोला, क्या मतलब? इवांशी क्या? जिया रोते हुए बोली, मोक्ष का कॉल आया था, मैं उससे बात कर रही थी और फिर जब मैंने मुड़कर देखा तो इवांशी वहां पर नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सब मेरी गलती है। रोहन चिल्लाकर बोला, व्हाट? और तुम उसे लेकर बाहर गई?
ये जानते हुए कि उसकी हालत क्या है फिर भी नम्रता बीच में बोली, रोहान बेटा शांत, वो रो रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है प्लीज। ये सुनते रोहान बिल्कुल शांत हो गया और वो जिया को देखने लगा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वो इवांशी को कई जगह ढूंढ कर आई थी और अब जाकर वो यहाँ पर आई थी। रोहान की नजरें एक बार मोक्ष की तरफ चली गई। वो धीरे से बोला, सॉरी मोक्ष, जिया की वजह से। मोक्ष बीच में बोला, जिया लास्ट लोकेशन। जिया धीरे से बोली, सॉरी वो हम रोड पर थे, टायर पंचर हो गई थी। तुम्हारा कॉल आया था, मैं उसे वापस लेकर आ रही थी। सच में मैंने वो अभी बोल रही थी कि तभी मोक्ष ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो जिया की पीठ सहलाते हुए बोला, मैंने कुछ बोला तुम्हें? जिया रोते हुए बोली, आई एम सॉरी। नहीं बोला पर मेरी गलती है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। वही मोक्ष ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। रोहान तेज आवाज में बोला, क्या मतलब? इवांशी क्या? जिया रोते हुए बोली, मोक्ष का कॉल आया था, मैं उससे बात कर रही थी और फिर जब मैंने मुड़कर देखा तो इवांशी वहां पर नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सब मेरी गलती है। रोहान चिल्लाकर बोला, व्हाट? और तुम उसे लेकर बाहर गई, ये जानते हुए कि उसकी हालत क्या है फिर भी? नम्रता बीच में बोली, रोहान बेटा शांत, वो रो रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है प्लीज। ये सुनते रोहान बिल्कुल शांत हो गया और वो जिया को देखने लगा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वो इवांशी को कई जगह ढूंढ कर आई थी और अब जाकर वो यहाँ पर आई थी। रोहान की नजरें एक बार मोक्ष की तरफ चली गई। वो धीरे से बोला, सॉरी मोक्ष, जिया की वजह से। मोक्ष बीच में बोला, जिया लास्ट लोकेशन। जिया धीरे से बोली, सॉरी वो हम रोड पर थे, टायर पंचर हो गई थी। तुम्हारा कॉल आया था, मैं उसे वापस लेकर आ रही थी। सच में मैंने वो अभी बोल रही थी कि तभी मोक्ष ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो जिया की पीठ सहलाते हुए बोला, मैंने कुछ बोला तुम्हें? जिया रोते हुए बोली, आई एम सॉरी। नहीं बोला पर मेरी गलती है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। मोक्ष उसे खुद से दूर करते हुए बोला, कहा ना जिया तुम्हारी गलती नहीं है, जस्ट रिलैक्स ओके। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। तभी शिविन चिल्लाकर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय? तुम्हें पता था ऐसा कुछ होगा? मोक्ष एकदम से उसे देखकर बोला, उदय राजवंश के आखिरी दिन आ चुके हैं और आखिरी दिन में उसने ये हरकत की है। शिविन धीरे से बोला, व्हाट? उस इंसान ने इवांशी को किडनैप किया और तुम्हें पता था फिर भी तुमने होने दिया। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, शट अप मिस्टर शिविन ठाकुर। ये बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। शिविन भी उसके पीछे चल दिया। इधर जिया शांत हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। इधर मोक्ष तुरंत अपने गाड़ी में बैठा और उसने जल्दी से अपने फोन पर एक लोकेशन खोली। तभी शिविन जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मोक्ष उसे देखकर बोला, व्हाट? शिविन उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त को कुछ भी हुआ ना, तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मोक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, सीट बेल्ट लगा लो, स्पीड ऐसी बड़ी ही होने वाली है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगी। उसके इतना कहते शिविन ने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली। अगले पल मोक्ष ने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी थी कि शिविन को लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। पर शिविन कुछ बोला नहीं, उसे जल्द से जल्द देवांशी के पास पहुंचना था। इधर घर पर नम्रता कुछ सोच रही थी। वो अचानक देवांश से बोली, देव मोक्ष कहाँ पर गया? मुझे उसके पीछे जाना है। देवांश धीरे से बोले, नम्रता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। तुम? नम्रता बीच में बोली, लेकिन मुझे जाना है उदय राजवंश का अगर आखिरी वक्त है तो फिर नम्रता मलिक उसके सामने होगी। उसका अंत में हूँ, उसे कोई और नहीं मार सकता मेरे अलावा। अंजलि जी कुछ सोचते हुए बोली, देव लेकर जाओ नम्रता को, तुम जानते हो ना तुम्हारे बेटे की लोकेशन हमेशा तुम्हारे पास रहती है, तो फॉलो करो और लेकर जाओ। फिर उसकी बात सुन देवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो नम्रता को लेकर वहां से निकल गया। अंजलि जी जिया को शांत कर रही थी
कीर्ति रूहान को देखकर बोली, क्या लगता है क्या होगा? रूहान गहरी सांस लेकर बोला, जो भी हो आई जस्ट होप कि अच्छा हो। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे इवांशी की आंखें खुली, उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर एकदम से अपने सामने देखा। वो इस वक्त एक कमरे में थी और आराम से चेयर पर बंधी हुई थी। इवांशी धीरे से बोली, मैं यहाँ पर कैसे? ये बोलते हुए उसे एकदम से याद आया कि जब जिया कॉल पर बात कर रही थी तब किसी ने उसके पीछे से आकर के उसे कुछ सुनाया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। इवांशी धीरे से बोली, अब मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो मुझे यहाँ पर ला दिया है? तभी सामने से आवाज आई, बहुत कुछ बिगाड़ा है तुमने। ये सुनते इवांशी की नज़र सीधे सामने गई। इस वक्त सामने हल्का हल्का अंधेरा था, जिस वजह से उस इंसान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो इंसान उसकी आंखों के सामने आया और वो कोई और नहीं बल्कि खुद उदय राजवंश था। इवांशी धीरे से बोली, ओके, तो तुमने ये तरीका ढूंढा खुद को बर्बाद करने का? उदय बिना किसी भाव के बोला, ये तुम्हारी गलती है इवांशी, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं बर्बाद होने वालों हूँ तो खुद बर्बाद होने से पहले मैं तुम सबको ऐसे बर्बाद करूँगा कि कुछ नहीं बचेगा। इवांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सीरियसली तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मोक्ष मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा और वो तुम्हें नहीं मारेगा या तुम बर्बाद नहीं होगे? मेरा हाथ पैर खोलकर देखो, मैं खुद तुम्हारा कल्याण कर दूं। उदय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, हाथ पैर खोलूंगा मैं, तुम्हें जान से मारने का मकसद नहीं है मेरा, मुझे जो भी करना है वो तो मोक्ष मलिक के सामने ही होगा। ये बोलकर उसने एक बार अपना फोन चेक किया और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। इवांशी मन में बोली, मैं जानती हूँ मोक्ष तुम यहाँ पर आ रहे हो, जल्दी से आकर के ये सारा नाटक खत्म करो ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ झेलना नहीं है मुझे, स्पेशली इस उदय राजवंश का चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। इधर उदय की नज़र अपने फ़ोन पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इवांशी को किडनैप ही इसलिए किया था ताकि वो इस कहानी को अंत पर ला सके, सीधे सीधे सामने आकर वो कर सके जो वो करना चाहता था। उदय अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था कि तभी बाहर से एक आवाज़ आई। उदय तेज आवाज में बोला, देखा इवांशी, तुम्हारा पति तुम्हें बचाने आ गया। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष। इधर मोक्ष और शिविन की गाड़ी बाहर आ चुकी थी। वो एक पुराना घर था जो कि उदय राजवंशी का ही था, जहां पर वो पहले कभी आया करता था, फिर सालों से उसने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। मोक्ष शिविन को देखकर बोला, दूसरी तरफ से आना, तुम सामने से आने की कोशिश भी मत करना। बोलकर वो सीधे आगे बढ़ गया। वहीं शिविन ने कुछ पल उसे देखा और फिर सीधे पीछे की तरफ चल दिया। इधर मोक्ष अंदर गया और उसकी नज़र सामने उदय की तरफ गई। फिर एक बार उसने इवांशी को देखा जो चेयर पर बंधी हुई थी। उदय तेज आवाज में बोला, वेलकम मेरे बेटे, कहने को तुम मेरा खून हो लेकिन मेरे खून तुम कभी बन नहीं पाए। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, और मुझे तुम्हारा खून बनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मानो या ना मानो, तुम्हारे जैसे इंसान का खून बनने से अच्छा तो खून ही ना हो। और दिस इज राइट मिस्टर राजवंश। इधर इवांशी अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी मोक्ष की तेज आवाज में बोला, जाना, कोशिश बंद करो, लग जाएगी। उदय सार्कास्टिकली बोला, इतना प्यार पर क्या हो मोक्ष, अगर मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारी आंखों के सामने तुमसे छीन लूं। ये बोलते हुए उसने इवांशी के हाथों पर अपना हाथ दिया और रस्सी खोलने शुरू कर दी थी। रस्सियां खुलते ही इवांशी ने जैसे ही उदय को धक्का देने की कोशिश की, तभी उदय ने अपनी बंदूक निकलकर सीधे इवांशी के सर के बीचों बीच पॉइंट कर दी। इवांशी एकदम से शांत हो गई। वहीं मोक्ष ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उदय इवांशी की आंखों में देखते हुए बोला, ऐसी गलतियां नहीं करते, बच्ची हो अभी। ये बोलकर उसने जबरदस्ती इवांशी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसके सर पर बंदूक तान उसने इवांशी को मोक्ष के सामने कर दिया। मोक्ष तेज आवाज में बोला, उदय राजवंश, बंदूक नीचे। उदय मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे मरना है, मुझे खत्म होना है, तो मैं तुम्हारी खुशी छीनकर खत्म होना ज़्यादा बेटर मानूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक हटा दिया था।
इवांशी ज्यादा छूटने की कोशिश नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे धीरे धीरे चक्कर आने शुरू हो चुके थे। वही मोक्ष को ये चीज समझ में आ चुकी थी। मोक्ष धीमे कदमों से उदय की तरफ बढ़कर बोला, मिस्टर राजवंश, बंदूक नीचे, बात करनी है ना मुझसे करो, जो करना है मेरे साथ करो, मैं हूं तुम्हारे सामने, जस्ट लीव हियर। उदय इवांशी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, देख लो मिस्टर मोक्ष मलिक, तुम्हारी बीवी ब्लड कैंसर पेशेंट है, अगर मैंने मारा तो बच भी नहीं पाएगी, बेचारी मर जाएगी। ये सुनते इवांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही मोक्ष के कदम रख चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली। तभी उदय के पीछे से किसी ने उसे एक जोर के लात मारी, जिसके चलते उदय सीधे नीचे गिर गया। उसने एक बार मुड़कर सामने शिविन को देखा। वही शिविन ने सीधे इवांशी को अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल मोक्ष ने उदय को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और उसे घूरते हुए बोला, व्हाट? क्या लगा कुछ भी करेगा और करता चला जाएगा, साला, बाप बनने की औकात नहीं है और मेरी बीवी को मारने चलाएं, ब्लडी बास्टार्ड। ये बोलकर उसने एकदम से उदय को धक्का दिया, जिसके चलते उधर नीचे गिर गया। अगले ही पल मोक्ष तुरंत उसके पास आया और वो बिना रुके उदय को लगातार मारे जा रहा था। इवांशी और शिविन ये सब कुछ देख रहे थे। इवांशी धीरे से बोली, शिविन रोको इसे। शिविन उसे देखकर बोला, रोकना क्यों है? इवांशी उसे देखकर बोली, क्योंकि ये नम्रता आंटी का शिकार है, इसे नम्रता आंटी मारेगी, कोई और नहीं, मोक्ष भी नहीं। उसकी बात सुन शिविन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर सीधे मोक्ष का हाथ पकड़ लिया। तभी मोक्ष चिल्लाकर बोला, लीव मी मिस्टर शिविन ठाकुर, मेरा हाथ छोड़ो। शिविन उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ का गुनाहगार है ना, तो सजा देने का हक भी तो उन्हें है ना। उदय इवांशी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, देख लो मिस्टर मोक्ष मलिक, तुम्हारी बीवी ब्लड कैंसर पेशेंट है, अगर मैंने मारा तो बच भी नहीं पाएगी, बेचारी मर जाएगी। ये सुनते इवांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही मोक्ष के कदम रख चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली। तभी उदय के पीछे से किसी ने उसे एक जोर के लात मारी, जिसके चलते उदय सीधे नीचे गिर गया। उसने एक बार मुड़कर सामने शिविन को देखा। वही शिविन ने सीधे इवांशी को अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल मोक्ष ने उदय को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और उसे घूरते हुए बोला, व्हाट? क्या लगा कुछ भी करेगा और करता चला जाएगा, साला, बाप बनने की औकात नहीं है और मेरी बीवी को मारने चलाएं, ब्लडी बास्टार्ड। ये बोलकर उसने एकदम से उदय को धक्का दिया, जिसके चलते उधर नीचे गिर गया। अगले ही पल मोक्ष तुरंत उसके पास आया और वो बिना रुके उदय को लगातार मारे जा रहा था। इवांशी और शिविन ये सब कुछ देख रहे थे। इवांशी धीरे से बोली, शिविन रोको इसे। शिविन उसे देखकर बोला, रोकना क्यों है? इवांशी उसे देखकर बोली, क्योंकि ये नम्रता आंटी का शिकार है, इसे नम्रता आंटी मारेगी, कोई और नहीं, मोक्ष भी नहीं। उसकी बात सुन शिविन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर सीधे मोक्ष का हाथ पकड़ लिया। तभी मोक्ष चिल्लाकर बोला, लीव मी मिस्टर शिविन ठाकुर, मेरा हाथ छोड़ो। शिविन उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ का गुनाहगार है ना, तो सजा देने का हक भी तो उन्हें है ना। ये सुनते ही मोक्ष अचानक से शांत हो चुका था। उसका ध्यान भटकते ही उदय ने एकदम से मोक्ष को धक्का दिया और वो अगले ही पल खड़ा हो गया। मोक्ष और शिविन ने एकदम से उदय की तरफ देखा। तभी उदय ने अपनी गिरी हुई बंदूक उठाकर सीधे इवांशी की तरफ शूट कर दिया। इससे पहले कि वो गोली इवांशी को छू भी पाए, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ किया और वो गोली सीधे उस इंसान के सीने पर लग चुकी थी। इवांशी ने अपने सामने देखा और धीरे से बोली, हार्दिक। उसकी इतना कहती हार्दिक घुटनों के बल नीचे गिर गया। इवांशी चिल्लाकर बोली, हार्दिक नहीं, प्लीज, सीधे हार्दिक की तरफ बढ़ी। तभी मोक्ष ने उसके पैर पर एक लात मारी और वो सीधे अपने पेट के बल गिर चुका था। इधर हार्दिक धीरे से बोला, तुम ठीक हो ना? इवांशी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मैं ठीक हूं, पर तुम ठीक नहीं हो। ये क्या किया तुमने? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मुझे साइड कर देते। पर हार्दिक बीच में बोला, डोंट वरी, मरने नहीं वाला मैं, गिल्टी नहीं फील करने दूंगा तुम्हें। ये बोलते हुए वहीं दीवार से टिकर बैठ गया और लंबी गहरी सांस लेने लगा।
इवांशी ने एक बार उसके सीने की तरफ देखा, गोली नीचे लगी थी। इसका मतलब गोली उसके दिल के आसपास नहीं थी और ये बात सबसे अच्छी थी। इधर मोक्ष उदय को जबरदस्ती खड़ा करके बोला, क्या लगता है तुझे जिसको मन करेगा उसे मारता चला जाएगा? मेरी मॉम के साथ भी तूने यही किया था। ये बोलकर उसने वही रखा हुआ एक टेबल उठाकर सीधे उदय के सर पर दे मारा। उदय के सर से खून बहने लगा और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर चुका था। मोक्ष रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो बेधड़क सीधे उदय को मारे जा रहा था। तभी एक तेज आवाज आई, मोक्ष। ये सुनते ही उदय, जिसके हाथ में एक कांच की बोतल थी, वो एकदम से रुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से नम्रता को देखा जो कि देवांश के साथ खड़ी थी। नम्रता धीरे से बोली, प्लीज, बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वहीं उदय अपनी अधखुली आंखों से नम्रता को देख रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन पछतावा नहीं हो रहा था। शायद हैवान ऐसे ही होते थे जिन्हें पछतावा नहीं होता था। शिविन ने मोक्ष का हाथ पकड़कर उसे दूर किया। वहीं नम्रता उदय की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने बहुत कुछ किया मेरे साथ में, एक पल के लिए तुम्हें माफ कर गई थी जब मोक्ष हमारी जिंदगी में आने वाला था, पर तुमने एक बार फिर से अपनी हद पार की, और वो भी तब जब मेरा बच्चा था। उसने अपनी आंखों से सब देखा बोलकर उसने मोक्ष के हाथ से वो कांच की बोतल ले ली। उदय धीरे से बोला, नम्रता। तभी नम्रता ने वो कांच की बोतल सीधे उदय के सर पर दे मारी। उदय एक बार फिर से चिल्लाया। इसी के साथ नम्रता ने वो आधा टूटा हुआ कांच का बोतल सीधे उदय के सीने में घुसा दिया। नम्रता चिल्लाकर बोली, नफरत है मुझे और तुम्हारी मौत मेरे हाथों है। आई हेट यू मिस्टर उदय राजवंश। हद से ज्यादा नफरत है मुझे तुमसे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मोक्ष ने नम्रता का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, रिलैक्स मोम, जस्ट रिलैक्स। तूफान आया था शायद, पर एक पल में सब कुछ शांत हो चुका था। शांत ऐसे हुआ था कि उधर राजवंश खत्म हो चुका था। शिमला, इंडिया। 1 साल बाद सुबह का वक्त। मोक्ष इस वक्त किचन में था और वो कुछ खाने के लिए बना रहा था। तभी कोई धीमे कदमों से उसके पीछे आया और उस इंसान ने पीछे से ही मोक्ष को हग कर लिया। मोक्ष मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग जाना। इवांशी एकदम से मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर मोक्ष मलिक, यानी कि मेरे एलिगेटर। ये सुनते मोक्ष ने इवांशी का हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपने सामने किया। इस वक्त इवांशी ने मोक्ष की एक शर्ट पहनी हुई थी। उसके कंधे तक बाल जो कि उसके खुद के रियल थे, साथ ही उसकी वो प्यारी सी स्माइल जो कि मोक्ष का दिन बनाने के लिए काफी थी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, अगर मैं तुम्हें लाल बंदरिया या फिर छिपकली बोलना छोड़ दिया तब भी तुमने अभी तक मुझे एलिगेटर बोलना बंद नहीं किया जाना। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि फर्क है कि तुम मुझे बोलती हो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो मैं तुम्हें बोलती हूँ वो तुम हो। ये सुनते ही मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि इवांशी को बोलकर कोई फायदा नहीं। तभी इवांशी एक बार टाइम देखकर बोली, ओके मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, कल रात को वैसे भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया। बोलते हुए उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। मोक्ष उसे देखकर बोला, और तुमने मुझे परेशान करने दिया। इवांशी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, पागल। इतना बोलकर वो तुरंत जाने के लिए मुड़ गई। उसके जाते ही मोक्ष का एक बार फोन बजा। नम्रता का कॉल था। उसने कॉल पिक करके स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से नम्रता बोली, ओके मॉर्निंग बेटा, इवांशी कैसी है? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, वो बिल्कुल ठीक है, और आपको मेरे बारे में पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो आपकी बेटी की पड़ी है। नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, इतना तो बनता ही है। वैसे मैं अंजलि के साथ काम शुरू कर रही हूँ फिलहाल एनजीओ का, और फिर धीरे धीरे मुझे अपने काम पर भी आना है। आई वांट कि मैं जो पहले करती थी वो फिर से करो, और मैं पूरी तरीके से रिकवर भी हो चुकी हूँ। मोक्ष कुछ सोचते हुए बोला, इट्स योर चॉइस मॉम, आपको जो करना है आप कर सकती हो। अगर आपको अंजलि मॉम के साथ एनजीओ चलाने देन यू कैन, बाकी यू नो आई एम विद यू। नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छे से जानती हूँ मैं, बस अब तो सब कुछ ठीक है। इवांशी भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ठीक तो हो चुकी है, और आई जस्ट होप कि ये बीमारी उसके पास लौटकर कभी ना आए।
नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आएगी, प्यार है और तुम उसका ख्याल रखते हो ना, कभी नहीं आएगी। उसकी बात सुन मोक्ष मुस्कुरा दिया। इधर इवांशी ऊपर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो खुद को देख रही थी। अपने बाल देखते हुए इवांशी धीरे से बोली, एक्चुअली शॉर्ट हेयर मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं, पर लंबे बालों की बात ही अलग है। एक बार बाल लंबे हो जाए ना, बड़ा मजा आएगा। तभी उसका फोन बजा। उसके कॉल पिक करते दूसरी तरफ से हार्दिक बोला, आई थिंक मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, राइट? इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, कैसे चल रही है लाइफ? हार्दिक कुछ पल रुककर बोला, नॉर्मल, बोरिंग। इवांशी धीरे से बोली, मिस्टर हार्दिक राजवंश, कभी तो ढंग की बात बोल दिया करो। वैसे तुम थाईलैंड में हो, वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा, देख लो। हार्दिक आई रोल करते हुए बोला, आई नो कौन सी बकवास करना चाहते हो तुम, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोलते हुए हार्दिक अपने सामने रखी हुई इवांशी की एक फोटो को देख रहा था। इधर इवांशी मुस्कुराकर बोली, कभी ना कभी इंटरेस्ट तो आएगा, जब दिल किसी को पसंद करने लगेगा ना, तब तुम बोलना कि मुझे ही अच्छी लग रही है। हार्दिक धीरे से बोला, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। इवांशी कंफ्यूजन से बोली, और ऐसा क्यों? हार्दिक कुछ पल रुककर बोला, क्योंकि कोई तुम्हारे जैसी नहीं होगी। इवांशी हंसते हुए बोली, आई एम नॉट परफेक्ट हार्दिक, मेरे से बड़ा इम्परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। हार्दिक गहरी सांस लेकर बोला, ये भी बात है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, काम है मुझे, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। हार्दिक इवांशी की फोटो देखते हुए बोला, प्यार ना सही, तुम्हारे दोस्ती नसीब में आ गई। अभी एक तरफा प्यार की ताकत है मेरी कि तुम्हारी बेरुखी नहीं मिली मुझे, पर तुम्हारी दोस्ती मिल गई। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। हार्दिक खुश था इवांशी की दोस्ती पाकर। 1 साल पहले जो उसे गोली लगी थी, उसने इवांशी को बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ली थी। उसके बाद से उनके बीच कई चीजें बदली। मोक्ष को हार्दिक से कभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसे इवांशी और उसकी दोस्ती से भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, बट वो इवांशी को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देता था हार्दिक से, और ये उसका सबके साथ था। वो किसी के साथ भी इवांशी को सारे इन्वॉल्व नहीं देता था। हार्दिक गहरी सांस लेकर बोला, प्यार वो नहीं है जो तुम छीन करके अपने पास रख लो, प्यार तो वो है जो दूर रहकर भी इतनी खुश रहे कि वो दुख क्या हो ये भूल जाए, और मैं इस प्यार में बहुत खुश हूँ। बोलते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा नहीं था कि उसने गिव अप कर दिया था, ऐसा नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में प्यार अब चाहिए नहीं था। उसने सच कहा था इवांशी से कि उसे उसके जैसे चाहिए थी, लेकिन अब इवांशी जैसा उसे कोई मिल जाए ये तो किस्मत की ही बात थी। इधर इंडिया, शिमला में इवांशी और मोक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। इवांशी खाते हुए बोली, एक्चुअली मुझे शिविन का भी कॉल आया था। उसने बताया कि उसने और जिया ने डिसाइड किया कि वो अगले साल शादी करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें अपना डेटिंग पीरियड एंजॉय करना है। मोक्ष उसे देखकर बोला, तुम्हारा दोस्त पागल नहीं है? इवांशी उसे देखते हुए बोली, मोक्ष ऐसे नहीं बोलते, और वैसे भी अच्छी बात है ना कि जिया ने ये डिसाइड किया है, मतलब अभी कीर्ति प्रेग्नेंट भी है, शी इज 4 मंथ प्रेग्नेंट, तो फिर सब कुछ सही जाएगा, उनके बच्चे हो जाएगा। उसके बाद अगर जिया शादी करेगी तो वो अच्छी बात है, तुम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, एग्जैक्टली मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता। इवांशी ने घूरते हुए एक बार मोक्ष को देखा और फिर चुपचाप अपना खाना एंजॉय करने लगी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को इवांशी सीधे बालकनी में गई। उसने बाहर देखा, बाहर बर्फ गिर रही थी। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, कितना प्यारा मौसम है। बोलते हुए उसने नीचे देखिए, घर बिल्कुल वैसा था जैसा इवांशी ने एक बार डिस्क्राइब किया था अपनी एनिवर्सरी पर। इवांशी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, हैप्पी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी जाना। ये सुनते इवांशी ने मुड़कर मोक्ष को देखा, जो कि अपने हाथ में एक गुलाब लिए खड़ा था। वो व्हाइट रोज था। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। बोलकर उसने वो गुलाब ले लिया और फिर सीधे मोक्ष को हग कर लिया। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे, सोचता होगा। इवांशी मोक्ष से अलग होकर बोली, अब मैं जा रही हूँ नीचे और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो सीधे नीचे चली गई।
मोक्ष सीधे बालकनी की रेलिंग के पास गया। उसने इवांशी को देखा जो नीचे अपने दोनों हाथ फैलाए वो बर्फबारी एंजॉय कर रही थी। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दून, आसमां से आई है, ये ही कह के टाल दून। मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी नीचे चला गया। इधर इवांशी अचानक से रुकी। उसने एकदम से मुड़कर मोक्ष को देखा। ठीक उसी वक्त मोक्ष ने उसकी फोटो खींच ली। वो आगे बढ़ा और उसने एकदम से बर्फ उठा ली। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रहे हो? फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दून। खुदा भी। मोक्ष इवांशी की तरफ बढ़ने लगा। इधर इवांशी चुपचाप उसे देख रही थी। अनजाने में ही वो अपने कदम पीछे लेने लगी। जो भी जमीन तेरे पांव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए। इस वक्त सनसेट का वक्त था और बर्फबारी भी चल रही थी। हल्की फुल्की वो धूप की किरणें इवांशी के ऊपर पड़ रही थी। मोक्ष की नजरें उसके ऊपर से हट नहीं रही थी। कुछ ही पल में वो इवांशी के सामने था। तेरे आगे फीके फीके सारे श्रृंगार हैं, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार हैं। मोक्ष ने इवांशी को अपने पास खींचा और फिर वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगा। इवांशी धीरे से बोली, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, बोलकर उसने सीधे थोड़ी सी बर्फ अपने हाथ में ली और मोक्ष की तरफ फेंकी। उसके ऐसा करते ही मोक्ष ने एकदम से उसे छोड़ दिया। इवांशी पीछे होते हुए बोली, हार गए तुम। गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम है तेरे कर्जदार है। खुदा भी। इवांशी ने अपना चेहरा ऊपर किया और वो अपने दोनों हाथों में बर्फ लेने लगी। वही मोक्ष बेहद प्यार से उसे देख रहा था। उसके गाल जो हल्के लाल हो चुके थे, इन सब में उसकी वो नीली आंखें जो बहुत एक्साइटमेंट से बर्फ को देख रही थी, मानो पहली बार देख रही हो। चेहरा है या जादू, रूप है या ख्वाब है, आंखें हैं या अफसाना, जिस्म या किताब है। मोक्ष ने एकदम से इवांशी को पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया और वो घूमते हुए खुद एक पेड़ से लग गया। इवांशी उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या? मोक्ष उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, आई लव यू जाना। जहाँ से कहानी शुरू हुई हम वहीं पर है वापस। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल एंड हैप्पी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी। अभी तो सेकेंड है, फिर देखो हमें एक साथ बुढ़े भी तो होना है। आजा तुझे मैं पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होठों से देखूं तुझे, आंखों से पुकार लूं। मोक्ष ने इवांशी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू मिस्टर मलिक, यानी मेरे एलिगेटर। ख्वाहिशें ये कहती हैं, कहती रहती हैं, लेके तुझे बाहों में शामें गुजार लूं। खुदा भी। मोक्ष ने इवांशी के सर पर किस कर लिया और फिर धीरे से बोला, कौन कहता है कि मोहब्बत हर जाए, मुझसे पूछो। मेरी मोहब्बत मेरे पास है, मेरा प्यार मेरी जाना मेरी जिंदगी में, और यही सबसे बड़ी खास बात है। उसकी बात सुन इवांशी बस मुस्कुराकर रह गई। जो कहानी शुरू हुई थी बदले से धोखे से, शिमला से, कहानी खत्म भी शिमला में हो रही है। इस बार ना कोई धोखा है ना कोई बदला, आखिर में आकर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो प्यार जो ना कभी खत्म होगा ना कभी कम होगा, मोक्ष और इवांशी का प्यार। तो दोस्तों, मोक्ष और इवांशी की ये प्यारी सी कहानी यही हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।